हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के लिए पेपर 1 की और पेपर 2 एजुकेशन की। ठीक है, तो अगर आप नेट की परीक्षा दे रहे हैं, सेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दे रहे हैं तो ये तैयारी हम यहाँ पर करते हैं। सेकेंड पेपर आपका एजुकेशन है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जीएस की तैयारी भी यहाँ पर हम करते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये पीवाईक्यूज आपके 2023 के हैं और साथ में कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को भी यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, पीडीएफ वगैरह आपको वहीं पे प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एजुकेशन का पेपर आप लोग का 8 दिसंबर को है, सभी को पता होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसी ही सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए भी लाएंगे ताकि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए और साथ में आपका जो है कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं और साथ में कॉन्सेप्ट के साथ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन आपका 2023 में ही पूछे गए हैं। इसमें क्या रहा है, एनईपी 2020, एनईपी 2020 से क्वेश्चन आपका आता ज़रूर है। इसमें स्टेटमेंट का सवाल है। इसमें क्या रहा है कि एनईपी 2020 में संस्थाओं के बीच क्रेडिट्स के ट्रांसफर की सुविधा के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी जिसको कहते हैं, इसकी स्थापना की सिफारिश की है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है एनईपी 2020 को उद्देश्यों में से एक देश में बहुविषयक संस्थाओं की संख्या में वृद्धि करना है। ठीक है, तो एनईपी 2020 का जो है आपको पूरा डिटेल पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन जाते हैं और काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है। तो इससे जितने भी आपके फुल फॉर्म्स होते हैं और उनका क्या काम है या अभी क्या हो रहा है, तो इससे संबंधित वीडियो मैंने बना रखी हैं। आप एनईपी 2020 वाली वीडियोस भी देख लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका आएगा जरूर। और यहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब देखिए यहाँ पर एबीसी क्या कहता है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये होता क्या है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक वर्चुअल या डिजिटल स्टोर हाउस है, एक स्टोर हाउस है ना, जिसमें रखा क्या जाता है, व्यक्तिगत छात्रों द्वारा उनके सीखने की जो भी उनका लर्निंग टाइम था उसमें जो अर्जित क्रेडिट की जानकारी शामिल होती है, किसने कितने क्रेडिट जो है अचीव किए। ठीक है, ये छात्रों को अपने जो भी उनका अकाउंट हो उसको खोलने और कॉलेज या विश्वविद्यालयों में प्रवेश करने, मतलब जाने के लिए या आने के लिए, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में छोड़ने के समय या प्रवेश करने के समय कई विकल्प देने में सक्षम करेगा। और हायर एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर इसको मल्टीपल एंट्रीज और मल्टीपल एग्जिट्स के जो है पॉइंट्स यहाँ पर मिलते हैं, मतलब और क्रेडिट एबीसी के माध्यम से यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो कहीं पर भी चाहे प्रवेश लें या कॉलेज को छोड़ें, है ना। तो ये हो जाता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसका फ़ायदा क्या होगा, एबीसी को किसी भी समय किसी भी छात्र के क्रेडिट रिकॉर्ड की जाँच के लिए क्या है, ऑथेंटिक रेफरेंस के रूप में चेक माना जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार एबीसी की अवधारणा क्या है, फैकल्टी की इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, उसकी दक्षता को बढ़ाने के लिए और स्टूडेंट को अपने बहुविषयक शैक्षिक दृष्टिकोण, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, एजुकेशनल अप्रोच को अपनाने में मदद करने के लिए क्या है, एक फील्ड की तरह काम करेगा। और इसका उद्देश्य क्या है, छात्रों को स्किल्ड प्रोफेशनल को बनाना और उसका ओवरऑल डेवलपमेंट का जो है विकास करना। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर इन चीज़ों का मतलब यही होता है एबीसी। अब देखिए यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कहा है तो आपकी जो अभी नेट के सिलेबस की अपडेट होने की बात हो रही है ना कि 2024 जून 2024 वाले में आपको अपडेटेड सिलेबस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके जो शायद कुछ भी जो टॉपिक्स जोड़े जाएं या कुछ भी यूनिट जोड़ी जाएं तो इस तरह से ये इसी अप्रोच को ध्यान में रखकर ही यहाँ पर चेंज किया जाएगा। ठीक है, तो इस पर बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है ना। आप देखिए जो अगला क्वेश्चन है, तो इस तरह से दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी आपका स्टेटमेंट से संबंधित सवाल है। पॉडकास्टिंग, वेबकास्टिंग, यहाँ से सवाल बहुत आते हैं। ठीक है, जितने भी आपके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हैं टीचिंग लर्निंग में यूज़ करने वाले, इनसे क्वेश्चन आते हैं। इनसे संबंधित वीडियो मैंने बना रखी है टीचिंग सॉफ्टवेयर करके। ठीक है, उसको आप ढूंढ लीजिएगा, आप सर्च करेंगे तो प्लेलिस्ट में भी आपको मिलेगी और आप सर्च करेंगे एक्सेल इन एजुकेशन डाल के सॉफ्टवेयर इन टीचिंग प्रोग्राम, तो आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो उसको देख लीजिए, उसमें सारे टूल्स के बारे में बताया है जो हम टीचिंग के दौरान, टीचर्स के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा कौन कौन से प्रोग्राम यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब पॉडकास्टिंग के बारे में है। स्टेटमेंट कह रहा है पॉडकास्टिंग वो वेबसाइट है जिसमें किसी जर्नल या डायरी की तरह व्यवस्थित विषय वस्तु पाई जाती है। और दूसरा जो कह रहा है सेकेंड, वेबकास्टिंग इंटरनेट पर रिकॉर्ड किए गए
लाइव विषय वस्तु का प्रसार है। तो देखिए पहला क्या है, पॉडकास्ट मैंने आपको बताया है, इससे पहले भी मैंने आपको वीडियो दी है, उसमें भी देख लीजिएगा, ठीक है। जो अभी वीडियो दी है ना इंपॉर्टेंट PYQs की, उसमें आप देखिएगा, सारे मैंने आपको सॉफ्टवेयर जितने हैं वो बता रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए पॉडकास्ट क्या है, ये हम ऑडियो के लिए यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पर ऑडियो फाइल्स को तैयार करके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पॉडकास्ट में। आप मतलब यहाँ पे इसको स्ट्रीमिंग के समय यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं। और वेबकास्टिंग क्या है, तो इस तरह से क्या है, यहाँ व्यवस्थित विषय वस्तु पाई जाती है, ये गलत हो गया, ठीक है। किसी डायरी की तरह यहाँ विषय वस्तु क्या होती है, वो ये होगी आपकी कैसे, यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में नहीं, मतलब उसको सुन सकते हैं, ठीक है। और वेबकास्टिंग क्या है, इंटरनेट पे रिकॉर्ड किए गए लाइव विषय वस्तु का प्रसार है, तो ये सही है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ जो है, ये वाला ऑप्शन आपका सेकेंड स्टेटमेंट सही है और पहला वाला फॉल्स है। तो इस तरह से फर्स्ट इज फॉल्स, ठीक, ये वाला सेकेंड इज ट्रू, ठीक है। पॉडकास्ट, वेबकास्ट और जो है आपके जितने भी आपके जो और सॉफ्टवेयर हैं उनसे संबंधित वीडियो मैंने आपको बना के दी है, आप लोग उनको देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर कह रहा है अधिगम में स्मृति के नियम कौन कौन से हैं। तो ये तो बिल्कुल आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसमें जो आपका है पहला होता है लॉ ऑफ प्रिजर्वेंस, अध्यवसाय का नियम, और फिर लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, और उसके बाद एसोसिएशन का, ठीक है। अब ये होते क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए। ये हैं जिसको हम अध्यवसाय का नियम कहते हैं, प्रिजर्वेंस, उस प्रक्रिया पर काम करें जो आवश्यक समय के लिए आवश्यक है और मार्ग में आने वाली समस्याओं को हल करें, ठीक है। तो इस तरह से जो समय की नीड है उस समय उसके अनुसार काम करने को कहा है, ठीक है। निरंतरता, घटनाओं के एक साथ घटित होने, है ना, और एक घटना की पुनरावृत्ति दूसरों की स्मृति को उजागर करती है, इस तरह से हो गया। उसके बाद साहचर्य, ये नियम बताएं कि हम चीज़ों को कैसे, मतलब एसोसिएट करके चीज़ों को सीखना, जैसे कि रिलेट करके चीज़ों को सीखते हैं, है ना, वैसे ही, ठीक है। और चीज़ों को इस तरह से जब आप रिलेट करके सीखते हैं तो चीज़ों को याद भी रखते हैं, तो ये हो जाता है एसोसिएशन, साहचर्य का नियम, ठीक है। ये आपके मेमोरी से संबंधित है ना, मेमोरी जो आपकी लर्निंग करते हैं। अब देखिए जैव विविधता संबंधी जो कन्वेंशन है इसका सचिवालय कहाँ स्थित है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका है जो ऑफिस क्या है, मॉन्ट्रियल, ऑफिस कह रही हूँ सॉरी, जो सेक्रेटरिएट है ये कहाँ है, मॉन्ट्रियल कनाडा, है ना, यहाँ पर इसमें है। आप देखिए जैव विविधता क्या है, जैव विविधता पर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य क्या है, जैव विविधता के सतत उपयोग और संरक्षण को बढ़ावा देना, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है, ठीक। इसी में इसका जो यहाँ पर सेक्रेटरिएट है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में बनाया गया है, और इसके उद्देश्य क्या है ये जैव विविधता सम्मेलन के, तो इसमें क्या है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट, इसके जो भी कंपोनेंट्स हैं उनका सतत यूज, सतत उपयोग, है ना, आने वाली पीढ़ियां भी, सतत उपयोग का मतलब क्या है, जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी जो हमारी संपदा है इसका, जो प्राकृतिक संपदा है उसका उपयोग कर सके, है ना, इस तरह से उसको यूज करना, कंजर्व करना। जेनेटिक रिसोर्सेज से होने वाले लाभों का इक्वल शेयरिंग, उनको बराबर से डिस्ट्रीब्यूट करना, बराबर से साझा करना, ठीक है। ये इसका कुछ उद्देश्य हैं जो इसमें बताए गए हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इससे जो आपके लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको स्लाइड में ही दे दिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जिस अनुसंधान अध्ययन में मनुष्य की प्रतिभागिता होती है कौन से नैतिकता संबंधी मुद्दे सामने आते हैं। अब यहाँ पर देखिए एथिकल इश्यूज की बात हो रही है जो कि रिसर्च स्टडी के दौरान होते हैं, और इसमें जबकि मनुष्य का इन्वॉल्वमेंट होता है ना, मनुष्य का पार्टिसिपेशन होता है, तो कौन से एथिकल इश्यूज सामने आते हैं। अब देखिए इसमें जो आते हैं ना आपके, एक तो हो जाता है लैक ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ठीक है, सुविचारित सहमति का अभाव, उसके बाद आता है शारीरिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान, मतलब ये सारी चीज़ें एथिक्स के अंतर्गत आती हैं कि किसी को, जिसको भी आप अपने रिसर्च की स्टडीज़ के दौरान आप अपने मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर रहे हो, उस पर कोई नुकसान ना हो, उसका कोई भी मतलब मनोवैज्ञानिक या शारीरिक नुकसान ना हो, उसकी सहमति होनी चाहिए, और अत्यधिक प्रलोभन ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब डी ब्रीफिंग क्या होती है, तो इस तरह से ये ABC ऑप्शन सही हो जाते हैं। डी ब्रीफिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये होता क्या है।
तो डीब्रीफिंग क्या है? अनुसंधान में रिसर्च की बात हो रही है। डीब्रीफिंग में जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अध्ययन के उद्देश्य के बारे में जानकारी प्रदान करना। मतलब आप किसी को आप अपने ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हो, उसको मतलब आप अपने स्टडी के दौरान उस पर ही आप रिसर्च करना चाह रहे हो, तो उसको अपने एम के बारे में बताओ, अपना जो लक्ष्य है, आपका उद्देश्य है वो बताओ, है ना। किसी भी चिंता का समाधान, अगर उसको उससे कोई चिंता होती है तो उसको बताइए कि नहीं, इससे तुम्हें कोई लॉस नहीं होगा। उसकी गोपनीयता को बरकरार रखिए। अध्ययन के बाद उनकी भागीदारी की स्पष्ट सुनिश्चित करो, ठीक है। मतलब जो भी चीजें हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको करनी है, ये हो जाती है डीब्रीफिंग। शोध में प्रतिभागियों द्वारा अध्ययन पूरा करने के बाद डीब्रीफिंग में आमतौर पर शोध की वास्तविक प्रकृति और उद्देश्य को समझाना शामिल होता है। ये रिसर्च हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इससे समाज को क्या फायदा होगा, ठीक है। आपकी हम गोपनीयता को बनाए रखेंगे, कोई इसको भंग नहीं होने देंगे। ये सारी चीज़ें आपकी डीब्रीफिंग में होती हैं और आपको अपने जो भी आपका जो भी क्लाइंट है उसको आपको बता देना चाहिए। ये आते हैं आपके एथिकल इश्यूज़ में, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई फ्रेंड्स, ठीक है। और इतने कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। आप देखिए जो अगला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है ऑनलाइन अधिगम खेलों के सृजन और साझेदारी में, मतलब यहाँ पे क्रिएटिंग और शेयरिंग बात कर रहा है कि इसमें लर्निंग गेम्स में कौन कौन से टूल्स का प्रयोग करते हैं। तो देखिए जो हम जो ऑनलाइन टूल्स की बात कर रहे हैं किसमें, क्रिएटिंग एंड शेयरिंग ऑनलाइन लर्निंग गेम्स की, तो इसमें हम काहूत का प्रयोग करते हैं, ठीक है। काहूत जो है आपका, ये किस लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब टीचर्स के द्वारा जो भी प्रेजेंटेशन दी जा रही है वो क्या है, एट्रैक्टिव हो, ठीक है। एक ऑनलाइन शिक्षण गेम जो टूल होता है इंटरैक्टिव गेम को क्या करता है, मतलब एक इंटरैक्टिव तरीके से यहाँ पर दिया जाता है, तो एजुकेशन की जो लर्निंग है उसको हम अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं। उसमें वो जो लर्नर है ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, सीखने के लिए क्या होगा, इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। अब इसके लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म, तो काहूत जैसे प्लेटफॉर्म को हम यूज़ करते हैं। किसके लिए, क्विज और मूल्यांकन को आकर्षक बनाने के लिए यहाँ पे गेम तत्वों का जो है यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब वो क्या करेगा, जो लर्नर है वो क्वेश्चन आंसर कर सकता है क्योंकि क्विज के माध्यम से यहाँ पर हम कर रहे हैं और लर्निंग भी हो रही है और गेमिंग भी हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से कोलैबोरेटिव फॉर्मेट में यहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए फन, उसको बर्डन नहीं लगेगा बल्कि सीखने के लिए इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। अब बाकी जो आपके जो और सॉफ्टवेयर हैं इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि यहाँ पर देखिए जो ये आपका मेंटीमीटर होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मेंटीमीटर क्या है, मेंटीमीटर टीचर्स के द्वारा यूज किया जा सकता है क्रिएट पोल्स, क्विजेस और इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन, ठीक है, अलाउइंग स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट एक्टिवली ड्यूरिंग लेक्चर्स। अब इससे क्या होगा, जब जो लर्नर्स हैं वो स्टूडेंट मतलब वहाँ पर क्या करेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो आपको फीडबैक तुरंत को तुरंत मिलेगा, है ना। तो इस तरह से ये पोल्स क्रिएट करने के लिए मिलता है, क्विजेस के लिए और प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए। और इससे संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एग्जाम्पल के तौर पे पूछा था कि किसी मिस्टर एक्स का नाम दे दिया और उसने कहा कि मिस्टर एक्स एक पोल को क्रिएट करना चाहते हैं, अब इसके लिए वो कौन से टूल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो मेंटीमीटर। इसलिए ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। पैडलेट की बात करें तो टीचर्स एंड स्टूडेंट कैन यूज पैडलेट टू कोलैबोरेट ऑन प्रोजेक्ट्स, है ना। अब देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट्स के बारे में, शेयर आइडियाज और यहाँ पर क्यूरेट रिसोर्सेज इन ए विजुअली ऑर्गेनाइज मैनर। पैडलेट जो है विजुअली फॉर्म में यहाँ पर इसको हम रख सकते हैं, पैडलेट का यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से क्या होगा, फैसिलिटेट्स कोलैबोरेटिव लर्निंग, इनकरेज क्रिएटिविटी एंड प्रोवाइड्स ए फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर कंटेंट शेयरिंग। यहाँ पर आप क्या विजुअली फॉर्म में है, अपने कंटेंट को शेयर कर सकते हो और क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो एक तरह से कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी। यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट दोनों का ही एम क्या है कि प्रेजेंटेशन को और इंटरैक्टिव बनाया जाए और उसको मतलब दोनों का ही उद्देश्य क्या है, सीखने का है। तो इस तरह से टीचर और लर्नर जो स्टूडेंट है दोनों लोग यहाँ पर इसको कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं और इस तरह से विजुअली ऑर्गेनाइज मैनर में इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कंटेंट को यहाँ शेयर कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म है, तो इस तरह से ये इसके बेनिफिट हो जाते हैं, ठीक है, पैडलेट के। अब जूम क्या होता है, सभी ने यूज़ किया है जब कोविड के दौरान क्लासेस आपकी ऑनलाइन चलती थी, ठीक है। यहाँ पर जूम का उपयोग हम करते हैं वर्चुअल क्लासेस के लिए, फैसिलिटिंग डिस्कशन एंड होस्टिंग लाइव सेशन विद स्टूडेंट के साथ लाइव सेशन कर सकते हैं और इस तरह से एक वर्चुअल क्लास जो है इसको यहाँ पर वर्चुअली हम बना सकते हैं, ठीक है। तो डिस्कशन कर सकते हो आप वर्चुअली क्लासेस, अगर आप दूर हो कहीं से भी हो तो ऑनलाइन यहाँ पर जूम क्लासेस के थ्रू जो है यहाँ पर एंगेज हो सकते हैं, ठीक है।
ये सारी चीज़ें हो गई और ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। सहयोगात्मक अधिगम वातावरण के लाभ क्या हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग। और एक क्वेश्चन आपका इसी तरह आया था कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। दोनों में फ़र्क क्या है। फ़र्क की बात करें तो देखिए कोलैबोरेटिव लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है, वो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसी तरह का था, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन है ना ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं और इनमें क्या होता है, आप जितने भी ऑप्शन होते हैं उनको आप बहुत बारीकी से आपको पढ़ना है और फिर ऑप्शन को चूज़ करना है। तो इसमें जो आपका होगा कोलैबोरेटिव लर्निंग में, पहले ऑप्शन बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें आपका संप्रेषण कौशल में सुधार होता है, ठीक है, इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, उसके बाद है आपका इंक्रीज मोटिवेशन, ठीक है, भिन्न दृष्टिकोण की समझ में कमी ये नहीं होगा, है ना, कमी नहीं होती। ये जो होते हैं ना, चाहे आपकी कोलैबोरेटिव लर्निंग हो कोऑपरेटिव लर्निंग हो, ये क्या है लर्निंग को आपको बढ़ाते हैं, ठीक है, एक ऐसा आपके लिए स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सको और वो भी पॉजिटिविटी के साथ। तो इंक्रीज मोटिवेशन, ठीक है, और मोटिवेशन आपका बढ़ता है। उसके बाद व्यक्तिगत प्रतिपुष्टि हेतु अधिक अवसर, है ना, हाँ ये बिल्कुल सही चीज़ है। और उसके बाद समस्या समाधान क्षमताओं में वृद्धि होती है। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, ठीक है। अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव, कोलैबोरेटिव क्या है सहयोगात्मक और कोऑपरेटिव होती है सहकारी, ठीक है। दोनों से ही क्वेश्चन आए थे और हो सकता है इस बार भी पूछे जाए। कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या है, एक साझा लक्ष्य को पूरा करने के लिए संयुक्त प्रयास पे जोर देते हैं, ठीक है। जैसे कि एक कोई ग्रुप है और यहाँ पर कोई ग्रुप है, अब उस पर सभी की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी हमने टारगेट रखा है उसको पूरा किया जाए, ठीक है। तो कोलैबोरेट करके यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है। जो भी रिजल्ट आएगा वो सबके सामूहिक प्रयास के द्वारा आएगा, है ना। तो ये हो जाती है आपकी सहयोगात्मक, ठीक है, ये कोलैबोरेटिव लर्निंग है। यहाँ पर कोई भी ग्रुप है तो इस तरह से मान लो ब्रेन स्टॉर्मिंग का सेशन है तो उसमें क्या होता है, ग्रुप होता है। अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन मिलेगा वो जो है कलेक्टिव रूप में मिलेगा। यहाँ पर ये नहीं होता है कि मतलब उसका फ़ायदा, दोनों का ही फ़ायदा होता है, ठीक है। तो जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है, साझा लक्ष्य होता है। एक पूरा ग्रुप है, उस पूरे ग्रुप को वहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। तो ये लक्ष्य की प्राप्ति पूरे ग्रुप के द्वारा की जाएगी, ये हो जाता है, दोनों का ही फायदा होता है और लक्ष्य एक ही है। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है, इसका जो यहाँ पर जो ये संरक्षित मतलब एक तरह से क्या करती है, जो इसका टास्क होता है उस पर फोकस करते हैं। यहाँ व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से वर्क करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी काम उसी तरह करेंगे, डायनामिक रहेंगे, सारे लोग जो है गतिशीलता यहाँ पर भी रहेगी, उसी तरह से टारगेट बनाया जाएगा, सब कुछ है, लक्ष्य वैसा ही है, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या करेगा, ये सहयोगात्मक सहकारी रूप से, कोऑपरेटिव है ना, वो कोलैबोरेटिव था, सहयोगात्मक था, यहाँ पे कोऑपरेटिव है। तो इसमें क्या है, जो भी मतलब स्पेशलिटी है वो उस हिसाब से काम करेगा। जैसे कि एक ग्रुप में हो आप, है ना, एक आपका ग्रुप है, प्रोजेक्ट वर्क है, उसमें किसी की टाइपिंग बहुत अच्छी है, कोई मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, किसी की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, किसी की स्किल बहुत अच्छी है। तो इस तरह से क्या है, आदमी अपने हिसाब से वो चीज़ें करता है और इस तरह से जो है उनका जो भी लक्ष्य है उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो इंडिविजुअली भी यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये कोऑपरेट की भावना से, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ़र्क हो गया, फ़र्क क्या हुआ कि गतिशीलता तो दोनों में ही है, लेकिन स्ट्रक्चर और लक्ष्य में अंतर होने के कारण कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग में फ़र्क हो गया, है ना। तो इस तरह से अब आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, क्योंकि ये नहीं कह सकते हैं कि यही ऑप्शन फिर से आ जाए। आपसे क्वेश्चन तो इन्हीं में पूछा जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका इन्हीं दो टॉपिक में रहेगा, लेकिन हो सकता है ऑप्शन आपके बदल दें, ठीक है। तो आप इस तरह से समझ के पढ़ के और तब करिएगा, ठीक है। दोनों के स्ट्रक्चर में अंतर हो गया, एक जगह सहयोगात्मक मतलब कोलैबोरेटिव कि लक्ष्य में जो है सभी लोग पूरे ग्रुप का ही ये बनता है फर्ज कि हाँ हमको ये लक्ष्य प्राप्त करना है। यहाँ पर कोऑपरेटिव में क्या होगा, हर एक इंडिविजुअल की बात होगी, वो अपना प्रयास व्यक्तिगत रूप से करके और देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मतलब अपना रोल, मतलब विशिष्ट व्यक्ति का अपना एक जिम्मेदारी हो गई, वो किस चीज़ में निपुण है, वो अपना काम किस तरह से करेगा, तो इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो हो गया। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी NEP से संबंधित है। अकॉर्डिंग टू NEP 2020, यहाँ पे इसके अनुसार वर्तमान समय में भारत में शोध और नवाचार में निवेश GDP के 1% से भी कम है ना।
तो इस तरह से सवाल आपसे ये ऐसे पूछे जा रहे हैं, ये सही चीज़ है ना। यहाँ पर पॉइंट समथिंग है, 0.69 या कुछ इस तरह से है, ठीक है। आप देखिए जो दूसरा है, इसीलिए मैंने कहा आपको कि आप उन वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि एनईपी बहुत बड़ी जो है आपका ये टॉपिक हो जाता है। तो इस तरह से उसमें जितने भी क्वेश्चन थे, जो भी इसके मेन चीज़ें थी, वो मैंने उन वीडियोज़ में कवर करा रखी हैं, ठीक है। आप लोग प्लेलिस्ट में देखिएगा यूजीसी नेट पेपर 1, तो वहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की स्थापना की सिफारिश करती है। तो बिल्कुल ठीक बात है, इसने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ की बात कही थी, है ना। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो जो एनसीएफ की बात इन्होंने कही थी ना एनईपी 2020 में, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने स्कूल एजुकेशन के लिए भी कहा था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSE और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE। ये दोनों जो है फ्रेमवर्क इन्होंने बनाए थे, ठीक है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसकी बात दोनों की ही कही थी, स्कूल एजुकेशन के लिए भी और टीचर एजुकेशन के लिए भी, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो जाता है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और यहाँ से फिर आएगा एक सवाल, हर बार एक सवाल जो है पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हो रही है। तो इसमें मैं आपको एक फिगर दूंगी, उस फिगर को आप बिल्कुल रट लीजिएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वाले अधिकांश देश कहाँ स्थित है, तो ये कर्क रेखा और मध्य रेखा के बीच में है ना। अब देखिए ये एक चित्र है, इस चीज़ को याद रखिए, पूरा ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी से आपके 5-6 क्वेश्चन बन जाते हैं और ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है, 121 देशों का समूह है। कहाँ पर है, कर्क रेखा और मध्य रेखा के मकर रेखा के बीच, है ना। अब यहाँ पर देखिए सोलर एनर्जी की बात होती है, जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, तो यहाँ पर सौर ऊर्जा की बात होती है। अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं हेतु सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करने हेतु ये क्या है, प्रतिबद्ध है, ठीक है। सोलर एनर्जी की बात होती है। और इसकी जो तिथि थी, ये कब बना था, मतलब बना कब, 2015 में बना था। सम्मेलन कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। उपस्थिति किसकी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सबसे क्वेश्चन आपके आ चुके हैं इनसे, ठीक है। और उस समय कौन थे, फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस ओलांद, है ना। और उस समय यूएन के तत्कालीन महासचिव बान की मून, ठीक। इतना ये फिगर याद रखिएगा। पहला शिखर सम्मेलन 2018 में नई दिल्ली में हुआ था। सचिवालय कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में। और घोषणा पत्र में क्या लक्ष्य रखा गया था, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, 2030 तक की बात है ना। तो 2030 तक 1000 बिलियन US$ जुटाने का लक्ष्य, है ना। सदस्य देशों द्वारा वहनीय व कम लागत वाली सौर ऊर्जा, देखिए सोलर एनर्जी की ही बात हुई है, तो ये सारे लक्ष्य इसमें रखे गए थे, घोषणा पत्र में ऐसा कहा गया है, ठीक है, ये एग्रीमेंट हुआ। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में इतनी चीज़ें तो आपको कम से कम पता होनी चाहिए, और जो कुछ नई कुछ चीज़ें होंगी वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी, ठीक है। तो ये हो जाता है। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करिए, अपने आप ही कर दिया करिए आप लोग। अब आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है कंप्यूटर प्रोसेसर सबसे तेज गति से काम करेगा जब उसका जो डेटा होगा किस में होगा। तो यहाँ पर देखिए डेटा की बात करें तो जब ये कैश मेमोरी में होगा, है ना। कैश मेमोरी क्या होती है, फास्ट होती है, स्मॉल इन साइज होती है, और लेकिन खर्चीली होती है, एक्सपेंसिव है ना। तो सीपीयू के लिए क्या है, क्विक एक्सेस प्रदान करती है। मतलब क्या हुआ, तो एक्सेस टाइम, जो भी इसकी पहुंच का टाइम है उसको कम कर देती है ना, तो तेज गति से काम करेगी, है ना। तो जब डाटा इसमें होगा तो ये तेज गति से काम करेगा। हार्ड डिस्क क्या है आपका, हार्ड डिस्क क्या है, यहाँ पर यूज़ क्या करते हैं, मैग्नेटिक डिस्क का। और जो यहाँ की जो कैपेसिटी होगी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होगी, बट स्लोअर होगी, क्योंकि यहाँ पर हम मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क क्या है, रिमूवेबल स्टोरेज है, मतलब जैसे कि सीडीज़ और डीवीडीज़ में हमने पढ़ा, तो यहाँ पर ये रीड ओनली और री राइटेबल होती है ना। कॉम्पैक्ट डिस्क पढ़ा आपने, सीडी रोम के बारे में पढ़ा है ना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आपने देखा होगा। तो आईसीटी वाला जो है जितना भी पार्ट है आप उसको देख लीजिए, तो उसमें मैंने बताया था। तो ये क्या है, रिमूवेबल स्टोरेज है ना, ऑप्टिकल डिस्क। मेन मेमोरी में क्या होती है, जैसे कि रैम, तो है ना, मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो इसमें देखिए रैम में क्या है, ये फास्ट है, वॉलेटाइल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी, जो कि मेमोरी से एक क्वेश्चन आएगा। मेमोरी से एनईपी 2020 से रिसर्च में बात करें तो आपकी सैम्पलिंग से ये कुछ टॉपिक हैं जो आपके ज़रूर आएंगे। टाइप्स ऑफ रिसर्च से, है ना, कम्युनिकेशन से, बैरियर इन कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये तो कुछ मतलब ऐसे टॉपिक्स हैं जो जहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं।
तो उन वीडियोस को आप लोग देख लीजिए। 2 प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी, 75 डेज प्लान करके, उसको तो पूरी देख लीजिए। उसमें एग्जाम ओरिएंटेड बहुत कुछ है जो कि इधर लेटेस्ट पैटर्न में पूछा जा रहा है, ठीक है। और यूजीसी नेट पेपर 1 में आपके जितने भी कॉन्सेप्ट वाले हैं वो वहाँ सारे आपको मिल जाएंगे, जैसे कि एनईपी 2020 है ना, और बाकी सैम्पलिंग वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी हैं और इसमें भी हैं, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट के साथ लेती हूँ इसलिए मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे नहीं ध्यान देती हूँ। मेरा मतलब है जो भी कॉन्सेप्ट आपका हो वो पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।